नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और इससे राहत पाने के लिए लोगों पंखा, एसी और कूलर का डिमांड बढ़ गया है, यानी बिजली की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी तरफ कोविड के बाद इंडस्ट्रीज भी खुल गई है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड में भी बिजली बढ़ गई है। नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई जैसे शहरों में हर रोज 2 से 3 घंटे का पावर कट हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आज पावर कट की वजह क्या है? क्यों बिजली की कमी हो रही है जब देश में पावर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहे हैं? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात की दौड़ शुरू हो उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। हीट वेव्स और टपकते पसीने के बीच एसी और कूलर लोगों का सहारा बन रहे हैं। लेकिन देश में बिजली संकट भी गहराता जा रहा है और 3-4 घंटे का पावर कट रोज की बात बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद में घंटों के लिए पावर कट चालू हो चुका है। सबसे ज्यादा पावर कट दोपहर और रात में हो रहा है, जब बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी जबकि बिजली की डिमांड अपने पीक पर नहीं पहुंची, ऐसे में आम होती जा रही बिजली कटौती की वजह क्या है? क्या देश में बिजली की चोरी हो रही है या उत्पादन जरूरत से कम है? क्या कंपनियां बिजली की इस भारी मांग के लिए तैयार नहीं थी या पावर क्राइसिस देश की किसी और खामी की ओर इशारा कर रहा है? बिजली की डिमांड की बात करें तो बीते मंगलवार यानी 26 अप्रैल को पूरे देश में बिजली की डिमांड 201 गीगावाट के रिकॉर्ड लेवल को पार कर गई और मई जून में ये डिमांड 215 से 220 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल बिजली संकट के पीछे वजह सिर्फ गर्मी के कारण बढ़ी डिमांड नहीं है। दरअसल महामारी के बाद इकोनॉमी रिकवरी की ओर बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगी हैं। ऐसे में इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर जनरेटर्स यूनिट से कम बिजली सप्लाई की वजह से घरेलू कोयले का इस्तेमाल करने वाली पावर जनरेशन यूनिट्स पर लोड बढ़ गया है। पिछले एक हफ्ते में भारत में कुल बिजली की कमी 623 मिलियन यूनिट तक पहुंच चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा बिजली संकट की एक बड़ी वजह कोयला कंपनियों को होने वाले पेमेंट में देरी भी है। यानी देश में बिजली संकट के पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल कोल इंडिया के 12,300 करोड़ रुपए बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर बकाया है। हालांकि कोल इंडिया अभी भी अपने कस्टमर्स को कोल की सप्लाई कर रहा है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के 1.1 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर बकाया है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 5 लाख करोड़ के नुकसान की बात कर रही हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को आखिर ये नुकसान क्यों हुआ? जानकार इसकी एक वजह चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए गए फ्री बिजली के वादों को बताते हैं। भले ही बिजली की कटौती की वजह के लिए वैल्यू चेन में सभी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। इस संकट की बड़ी वजह पेमेंट डिले भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और बिजली संकट से निपटने के लिए पेमेंट सिस्टम को तुरंत ठीक करने के साथ साथ फ्री बिजली के लॉलीपॉप पर भी राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी बिजली चाहता है और वो इसके लिए पेमेंट करने को भी तैयार है। ईटी नाउ स्वदेश। यानी पावर कट सिर्फ गर्मियों में बढ़ी हुई डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि इस समस्या के पीछे पूरी एक चेन बनी हुई है। कौन है इस बिजली संकट का जिम्मेदार? पेमेंट डिले की समस्या से निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कैसे करेंगी नुकसान की भरपाई? फ्री बिजली का वादा करना कितना सही है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। अजय शंकर, जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी है पावर के, बीएम वर्मा, जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड झारखंड के, और पार्था भट्टाचार्य, जो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कोल इंडिया के। सबसे पहले अजय शंकर साहब, जो मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये कहा जा रही है समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। पिछले 20-25 सालों से, जब मैं एक कब रिपोर्टर करता था, तब से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रॉब्लम थी, पावर जनरेशन हो रहे थे, लॉसेज में जा रहे थे। तो ये समस्या कब तक चली आ रही है? आज के दिन जब हम पावर सरप्लस में भी हैं, फिर भी बिजली की समस्या आ रही है, तो कैसे सुलझेगी ये समस्या? आपका क्या कहना है इस मामले पर? ये बिजली का क्षेत्र थोड़ा जटिल है, तो इसके अलग अलग पहलुओं को अलग अलग समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें
तो देश में उत्पादन की क्षमता बढ़ी है और पावर कट्स खत्म हो गए थे करीब। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार जहां बहुत कम घंटे शहरों में बिजली जाती थी, वहां भी अब 18 घंटे बिजली जा रही थी और हर गांव में हर घर तक बिजली पहुंच गई थी। तो ये एक अच्छी उपलब्धि थी। साथ साथ ये भी था कि जो हमारी वितरण कंपनियां हैं वो घाटे में 20 साल पहले भी थी, आज भी 20 है, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि काम चल रहा था। तो आज के दिन में ये कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वितरण कंपनियों ने कोल इंडिया को पैसा नहीं दिया इसलिए कोल का उत्पादन कम है, या जनरेटिंग कंपनीज को उन्होंने पैसा कुछ बकाया है इसलिए उत्पादन कम है। ये ठीक नहीं होगा। ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन आज को उसका संकट है, उसका ये कारण नहीं है। तो आज के संकट का कारण क्या है? कारण ये है कि पहली बात तो ये है कि जलवायु परिवर्तन एक यथार्थ हो गया है और उसमें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं वो होने लगे हैं। एकाएक बाढ़ आ जाती है शहरों में, यहाँ तक कि टेक्सास जो अमेरिका का बहुत एक प्रॉस्परस प्रांत है, वहाँ एकाएक इतनी ठंड पड़ी, इतनी बर्फ आई कि बिजली का सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो जो हमारे देश में इस समय का जो हीट वेव है ये अनएक्सपेक्टेड है और इसलिए थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि इसकी उम्मीद नहीं की गई थी, इसके लिए तैयारी नहीं की गई थी या थोड़ी शिथिलता हुई थी। और साथ साथ वो भी दो बातें हैं जो आपके रिपोर्टर ने बताया कि औद्योगिक डिमांड भी बढ़ा है और इकोनॉमिक रिवाइवल भी हो रहा है और मध्यम वर्ग में एयर कंडीशनर वगैरह की खपत भी बढ़ रही है। तो जो डिमांड बढ़ी है इसकी शायद उम्मीद नहीं थी और इसलिए इसकी पूरी तैयारी नहीं थी। अब आगे चल के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी बात वहीं आकर चल रही है कि आज के दिन में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 5 लाख करोड़ का बकाया हो चुका है। आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करीब 1,10,000 करोड़ पे करना है। तो ये एक विशियस सर्कल सा नहीं बनता जा रहा है। आप ठीक करें, कोल इंडिया भारत सरकार की कंपनी है तो वो बिजली सप्लाई करती रहेगी, लेकिन क्या कोल इंडिया पर 12,500 करोड़ का बकाया नहीं देंगे तो वो कंपनी भी आज एक दिन अनवायबल हो जाएगी। तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार? और ये सर्कल आज की नहीं है, पिछले कई हम तो कह रहे हैं 2-3 दशकों से ऐसी चली आ रही है। नहीं, आपने सही कहा। बिजली क्षेत्र के का सबसे मुख्य चुनौती ये है कि जो वितरण कंपनियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए और वो जो बकाया है जनरेशन कंपनीज को, उनके ऊपर बकाया न रहे। और जो कानूनी व्यवस्था है बड़ी बड़ी स्पष्ट है कि अगर बिजली वितरण कंपनी को मुफ्त में बिजली किसानों को देना है या कम खर्च करने वाले घरों को देना है तो उसकी सब्सिडी राज्य सरकार को पूरी तरह से उन्हें देना है। अब व्यवहारिक स्थिति यह है कि राज्य सरकारें पूरी सब्सिडी नहीं दे पाती हैं या देर से देती हैं। और दूसरी कमजोरी यह है कि राजनीतिक दबाव से जो स्वतंत्र नियंत्रण आयोग हैं वो बिजली की दरों में वो बढ़ावा नहीं कर पाते हैं जो कि आवश्यक है। तो जैसे अब दिल्ली को ही देख लें, अभी की अगर हम बात करें जो इमीडिएट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अगर हम इमीडिएट की बात करें तो आपने सही कहा कि अभी इमीडिएट जो प्रॉब्लम है वो उसके चलते नहीं है, वो कोल क्राइसिस के चलते है। तो हम इस पे हम पार्था भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहेंगे। आप कोल इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। ये कहना है कि कोल इंडिया का ये कहना है कि हमने सप्लाई बढ़ा दी है, प्रोडक्शन बढ़ा दी है, उसके बाद भी पावर कंपनी जो पावर प्लांट्स है उनका ये कहना है कि उनके पास सिर्फ 9 दिन की बिजली बची है। तो ऐसे में क्या कहना है कोल इंडिया का? कोल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है 14% नहीं, कोल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है करीब 4%, लेकिन सप्लाई में 17% ग्रोथ हुआ है क्योंकि कोल इंडिया ईयर का बिगिनिंग में मतलब 1 अप्रैल 2021 में उनका स्टॉक था 100 मिलियन टन, जिसको ड्रॉ डाउन करके 60 मिलियन टन में लाया गया है 31 मार्च में। सो ये 40 मिलियन टन स्टॉक से आया है और 27 मिलियन टन प्रोडक्शन से आया है। दोनों मिला के करीब 15-16% का बढ़ोतरी है सप्लाई में। इसका कारण ये है कि देखिए लास्ट 3-4 साल पावर का डिमांड में म्यूटेड था, थर्मल पावर का जो डिमांड था वो बहुत ही कम ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट 2018-19 से शुरू करके 2020-21 तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो एज ए रिजल्ट कोल इंडिया का प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ भी नहीं हुआ और ग्रोथ नहीं होने के चलते भी डिमांड पूरा मीट हुआ और स्टॉक बढ़ गया। सो ऐसे ही चल रहा था
और पावर स्टेशन जो है उनका पीएलएफ 51-52% में बधा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। अब इसका कारण हो सकता है कि कोविड के लिए हुआ है, कोविड के लिए जो प्रोडक्शन सब जगह में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया था वेरियस सेक्टर्स में, उसके चलते पावर में ग्रोथ नहीं हो रहा था। पोस्ट कोविड रिकवरी जो हुआ अगस्त महीना से, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया, तो उसमें पावर का डिमांड काफी बढ़ गया, और जैसा बढ़ गया अब थर्मल पावर छोड़ के जल्दी से जनरेशन बढ़ाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन क्योंकि सब ऑप्टिमल 51% 52% में काम कर रहा था, उसको तुरंत बढ़ाया जा सकता है, कोयला मिलने से बढ़ जाएगा। और वैसे ही हुआ, कोयला का सप्लाई बढ़ा, पावर का जनरेशन बढ़ा, और देश ग्रेजुअली एकदम जो क्राइसिस में चला गया था अक्टूबर महीना में, वहां से उतर आया। 4 दिन का स्टॉक हो गया था, वहां से अभी उतर के 9 दिन का स्टॉक में आ गया। लेकिन जनरेशन अभी बढ़ के पीएलएफ 70% में पहुंच गया है। अभी 51% से 70% जो है वो बहुत बड़ा एक जंप है, और 1% अगर पीएलएफ सारा देश का बढ़ता है, हमारा 10 मिलियन टन का एक्स्ट्रा डिमांड तैयार होता है। तो मान लीजिए 51 to 70 19% जो बड़ा है, 190 मिलियन टन का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया है। ठीक है, तो इतना तो कोल इंडिया नहीं दे पाएगा ना, इतना कोल इंडिया नहीं दे पाया ना जी। कोल इंडिया जैसा मैं बताया 67 मिलियन टन दे पाया है, तो कहीं डिमांड में एक गैप है, और उस गैप को और बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि इंपोर्ट करीब करीब बंद ही हो गया, बहुत कम घट गया इंपोर्ट घटने का कारण ये है कि इंपोर्टेड कोल का दाम बहुत बढ़ गया, और वो दाम में कोयला खरीद के पावर जनरेट करके उस पावर का ऑफटेक कराना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंडेंट पावर स्टेशन जो है, उन्होंने अपना जनरेशन को घटा दिया। सो प्रेशर पूरा आ गया, जो लोग डोमेस्टिक कोल यूज करके जनरेट करते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ गया, उनका पीएलएफ बढ़ने लगा, और बढ़ के आज 70% के आसपास पहुंच गया है। तो इसके चलते ये जो सडन जनरेशन में स्पाइक आ गया, इसके चलते आज ये कोयला का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। मिस्टर वर्मा, अब आपके पास आना चाहेंगे। अब कोल इंडिया चेयरमैन का ये फॉर्मर चेयरमैन का ये कहना है कि वो बहुत आगे बढ़े हैं, और वो अपने डिमांड को जो पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर है, वो 50% से 70% बढ़ाकर कर दिया है, और वो एक बहुत बड़ा जंप है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, और इंटरनेशनल कोल के भी बहुत प्राइसेस बढ़ गए। ऐसे में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कर रही हैं? आपके पास क्या पावर कट्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या जो पावर मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि जो राज्य सरकारें के पास खदान है वो कोयले के पावर प्लांट को कोयले दें और उसके एक्सचेंज में बिजली लें, और इस तरह से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप बिजली खरीद सकते हैं। तो ये दोनों में कौन सा सॉल्यूशन आपको वायबल ज्यादा लगता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि पावर डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई कॉल सेंटर हो, कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और उसका इंडिकेटर पावर डिमांड है। पर हमें ये भी देखना है कि क्या हम आगे ग्रो करना चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ इतने हम प्रॉब्लम डिस्कस करके उसको सॉल्यूशंस में करके अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। मेरा ख्याल आज कोई भी हिंदुस्तानी ये इस ऑप्शन को नहीं चाहेगा कि भाई हम डिमांड को कम करें या फैक्ट्रीज को कम करें या पावर कट करें। अगर पावर कट होता है तो लास्ट मजबूरी होती है। नहीं, मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक डाटा देना चाहूंगा। कल दूसरी चैनल पे मैंने ये दिया था, एक इंडियन पावर एक्सचेंज है जो कि हर रोज एक बिड निकालती है, 3 बजे के पास बिड खुलती है। कल एक 880 मिलियन यूनिट्स, 1000 यूनिट्स की डिमांड थी, बेचने वाले सिर्फ 80। मींस एक 6 यूनिट खरीदने वालों के अगेंस्ट हम सिर्फ 1 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, वो भी 12 रुपए पे, जो कि पीक लगा रखी CERC ने कैप कर रखा। अगर वो कैप नहीं होती तो ये जो अक्टूबर की तरह 20 रुपए और 40 रुपए वहां तक डिमांड पहुंचती, क्योंकि हर आदमी चाहता है किसी तरह मेरी फैक्ट्री चले, और ये तो है इंडस्ट्रियल डिमांड का। आज की स्थिति जैसे मैंने, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर प्लांट से पीपीए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि गर्मी में डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है। मैं सारे आपको कवर को करूंगा।
मैं एक पहले ये बताना चाहूंगा, मैं भी जब झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन था, मेरे पास भी 2 कंपनियां थी, जार बिहार और एक जिनका मैं कोल का चेयरमैन था, और मेरे पास 3 कोल माइंस थी। उसके बाद मैं एसआर मिनरल्स के एडवाइजर रहा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में ये जो है 3 कोल माइंस थी। तो मेरे को दोनों साइड का एक्सपीरियंस है, थोड़ा टाइम दीजिए ताकि इसका इम्पैक्ट पड़े। प्रॉब्लम ये है आज की स्थिति, एक दिन में, आज जैसे मैंने लैपटॉप खोला, परचेज की बिड्स है 6,660 और सेल बिड है सिर्फ 54, जो कल 80,000 था, आज 54,000। इसका मतलब अगर हम एक बिजली खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास 1/10 सप्लाई है, 9/10 हमारी शॉर्टेज है। उस एक्सचेंज में जहाँ के आप वाले 12 रुपए 20 रुपए दे सकते हैं, पर उसको 9/10 जो है सप्लाई करने वाला नहीं। तो आप आगे की देखिए कि क्या होगा। अब आया आपका सवाल, प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशंस क्या है। देखिए, एक चीज हम याद रखें, ये प्रॉब्लम हमारी ही क्रिएट की हुई है। व्हेन आई से हमारी मींस ऑल ऑफ अस, ठीक है। उसमें पॉलिटिशियन भी इंक्लूडेड है, ब्यूरोक्रेट्स भी इंक्लूडेड है, टेक्नोक्रेट्स भी इंक्लूडेड है, माफियाज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स हम लोग ही सॉल्व करेंगे, ये कोई चांद से या किसी और ग्रह से आके ये मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं। दे कैन बी सॉल्व्ड बाय मैन एंड दे मस्ट बी सॉल्व्ड बाय मैन। व्हाट इट कॉल्स फॉर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, जो काम नहीं करता उसको किसी तरह कान पकड़ के निकाल सके। आज मैं पार्था जी का जो कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक है। और 3 कोल माइन जो मेरे पास झारखंड में थी, उसका मुझे पता है आज तक वो खुल नहीं पाई। क्यों नहीं खुलने पाई? तो देखिए, ये चीजें एक से सोचिए कि अगर पिछले 10 साल 15 साल की आप टीवी के ऊपर डिस्कशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, सबके आपके पास सोल्यूशन होंगे। ये 20 बार डिस्कस हो चुका है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम समझते हैं आज ये टीवी का शो पूरा हो गया, इसके बाद खत्म। पर उस आदमी का सोचिए, जबकि मैं पहली बार 2003 में बनारस का डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एमडी रहा, मेरा पहले फील्ड नहीं था, मैं प्रोजेक्ट्स का आदमी था। मैं हैरान रह गया कि वहां पे जो मेरे पास धरना, प्रदर्शन, मार पीट जो उन दिनों बनारस और ईस्टर्न यूपी में होता था, मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। और अगले 70 साल से नहीं, उससे हम भागे, काफी इंप्रूव कर चुके। पर क्या हम उस स्थिति की तरफ जाना चाहते हैं? हमारा एम ये होना चाहिए, अल्टीमेट एम, जो भी पावर है वो 15% की बात है सर। अभी हम शॉर्ट टर्म में बात करें, अभी पावर क्राइसिस हो गई है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं दिल्ली मुंबई में और आउटस्कर्ट्स में, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो पार्था भट्टाचार्य जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने ये कहा कि कोल सप्लाई अब हम और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, मैक्सिमम अपने पे आ गए हैं। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक हमें पावर शॉर्टेज और ज्यादा होगी और इसे हमें झेलना ही पड़ेगा? देखिए, गर्मी आएगी तो पावर का डिमांड अगर बढ़ जाएगा, एसी ज्यादा चलेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, उसमें थोड़ा सा कटौती हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा कटौती होने का संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैंने जिस रफ्तार से कोल इंडिया का सप्लाई बढ़ रहा है और रेलवे भी पार्टिसिपेट कर रहा है, रेक भी बढ़ रहा है, उससे हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं पर शॉर्टेज होगा, क्राइसिस होगा, ये बात ठीक है, लेकिन एकदम बैठ जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। अजय शंकर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि आप क्या इस चीज से वाकिफ रखते हैं कि जो पार्था जी कह रहे हैं कि हमें ये क्राइसिस बहुत लंबा नहीं झेलना पड़ेगा और मॉनसून आने से पहले ही इस क्राइसिस खत्म हो जाएगी और कोयला हमें पावर मिलने लगेंगे? ये तो नहीं कहूंगा कि क्राइसिस खत्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि कोल इंडिया उत्पादन बढ़ा रहा है और रेलवे ज्यादा कोयला पावर स्टेशंस को ले जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोल का इंपोर्ट या आयात होता है, हो रहा है और वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहां एक दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत कई गुनी बढ़ गई है यूक्रेन की वजह से।
तो एक ये कठिन राजनीतिक निर्णय होगा कि वो महंगा कोयला हम ले आए, जल्दी से जल्दी ले आए, और उससे जो बिजली पैदा होगी वो महंगी होगी, और वो महंगी बिजली हम खरीदें और ग्राहकों को दें, उनको पावर कट न झेलना पड़े, और जो महंगी बिजली हम देंगे उसका भुगतान हम ग्राहक से लें किसी तरीके से। तो ये कठिन पॉलिटिकल निर्णय लेने की जरूरत है और कमर्शियल निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको कोल इंपोर्ट करना है तो तुरंत फैसले करने पड़ेंगे, आप इसमें ज्यादा दिन नहीं लगा सकते। और आज भी इंपोर्ट करने का फैसला लेंगे तो कोयला आने में वक्त लगेगा, कल तो आ नहीं जाएगा। दूसरा एक पहलू है जिस पर ध्यान अभी किसी का नहीं जा रहा है, वो ये है कि जो वितरण की क्षमता है, जो बिजली हमारे घरों में आती है, उसमें सारे देश में निवेश की कमी रहती है। तो मुझे याद है कि दिल्ली में भी एक समय था कुछ साल पहले ही कि बिजली की उपलब्धता पूरी थी, लेकिन कहीं कहीं पावर कट होता था, और इसलिए होता था कि उस क्षेत्र में वितरण में निवेश नहीं हुआ है, तो सबके एयर कंडीशनर चलाने लायक तारों में क्षमता नहीं थी बिजली ले जाने की, इसलिए वो पावर कट करते थे ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए। तो ये भी मेरे ख्याल से हो रहा है और होगा, क्योंकि इसका तुरंत समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वितरण की क्षमता बढ़ाने में आपको वक्त लगता है, निवेश करना पड़ता है, आप कल नहीं बढ़ा सकते। तो एक मौलिक परिवर्तन की जरूरत है कि जो पीक डिमांड है उसका आकलन सही ढंग से हो, किस महीने में कितना पीक जा सकता है, उसमें कुशन रख के उत्पादन और वितरण की क्षमता हम तेजी से बढ़ाएं, एक वॉर फुटिंग में बढ़ाएं। नहीं तो ये समस्या अगले गर्मी में भी होगी, हो सकता है बरसात में भी हो, जाड़े में भी। तो वितरण की जो क्षमता है उस पर ध्यान देना भी आवश्यक है, ये समस्या सिर्फ कोयले की नहीं है। बिल्कुल, जितना मुझे पता है कि ये सरकार डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रही है, और पहले हमने पिछले सरकारों में पावर सरप्लस बनने में, पावर प्रोडक्शन पे ज़्यादा, जनरेशन पे ज़्यादा काम हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन पे उतना काम नहीं हुआ था, तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि महंगी बिजली के लिए हमें तैयार होना चाहिए, तो क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम बढ़ गए हैं और हमें कोयला इंपोर्ट करके मंगाना पड़ेगा, तो क्या हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड महंगी बिजली खरीदने के लिए तैयार हैं? वही 5 लाख करोड़ का लॉसेस है। नहीं, वही एक महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हम ये मान के चले कि जैसे दिल्ली में एक राजनीतिक निर्णय है कि टैरिफ नहीं बढ़ेगा, तो 5-7 साल से नहीं बढ़ा है, तो अब ये तो व्यवहारिक नहीं है ना कि अगर कोयले के दाम बढ़ेगा और हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो ये तो जैसा आपने शुरू में कहा कि बिजली वितरण कंपनियों का घाटा बढ़ जाएगा और एक दिन वो बैठ जाएगी। तो ये एक विषय है जिसपे एक सवाल राजनीतिक सहमति बननी है कि जो खर्च है उसके लिए हम ग्राहकों से पैसा लें। एक सवाल हम पार्था भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहेंगे कि क्योंकि कोल इंडिया को ही सबसे ज्यादा प्रेशर होता है सरकार से कि सस्ती बिजली दो, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए हैं फिर भी आप सस्ती बिजली सप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि कोल इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है? क्योंकि सारे राज्य सरकारें जो हैं वो वोट बैंक बन गए हैं, फ्री पावर दे रहे हैं और पावर सप्लाई के लिए पैसे नहीं है, बजट में उसके लिए प्रोविजन नहीं किया जाता है, इसका कितना प्रेशर कोल इंडिया पे आता है? वो तो बात एकदम ठीक है, वो फ्री पावर अनाउंस करके वो कौन किसके लिए कौन फ्री कर रहा है? स्टेट को फिर बजटरी सपोर्ट देना चाहिए, बजटरी सपोर्ट नहीं है, हम फ्री कर दिया, तो इसके चलते तो नेचुरली वो प्रॉब्लम तो होगा ही, वो प्रॉब्लम तो है, वो नहीं है ऐसा नहीं। वीएम वर्मा साहब, हम आपसे भी इसी चीज पे रिएक्शन लेना चाहते हैं कि क्यों स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्यों स्टेट फ्री पावर अनाउंस करती है? क्या ये सिंपली पॉलिटिकल डिसीजन है? अगर पॉलिटिकल डिसीजन है तो बजट में इसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं किया जाता है? वर्मा साहब, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, पहले आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। मैं इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा, हमें फ्री बिजली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 108 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 गवर्नमेंट को पावर देता है तो रेगुलेटर को ऑर्डर करे तो भी फ्री बिजली या सब्सिडाइज बिजली या जितने भी क्या करे, और उसके लिए उसको अपने बजट के अंदर प्रोविजन करना पड़ता है और उसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है। पर बात यह है कि घूम फिर के प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि अगर कलेक्शन नहीं होगी
हिंदुस्तान की, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देखिए, जो चोरी है, चकारी है, टोटल कलेक्शन ऐसा है कि इसके हर साल कुछ ना कुछ 1000 करोड़ जो है वो बढ़ता जाता है। पहले मोंटेक्सी कार्लो वाले जी ने 51,000 करोड़ दिया था, फिर पिछले साल 81,000 करोड़ दिया। करते करते हम इस समुद्र के अंदर जो है सिक्के डालते जाते हैं। अगर अजय शंकर जी ने कहा कि एक चीज है, इसके अंदर है पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल, इसका एक ही सोल्यूशन है, आप स्टेट्स को सबको आप उनको छोड़ दीजिए उनके सहारे पे। पॉलिटिकल विल उनको खुद कंपल्शन करेगी तो हर चीज को सुधार करें। अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कहते हैं हम कंकरेंट लिस्ट में होने से पॉलिसी मेकिंग सेंटर के पास है और बाकी सारी चीज स्टेट के पास है। अगर कोई पावर हाउस चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। हमारा वक्त अब खत्म हो चुका है। जब तक बिल्कुल हम भले ही पावर जनरेशन बन जाए, लेकिन अगर राज्य सरकारें फ्री बिजली और फ्री पानी देती रहेगी, ये फ्री कल्चर पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, तो हमें आने वाले दिनों में बिजली की दिक्कतों से झेलना ही पड़ेगा। तो सरकार को इस पर टफ डिसीजन लेना है और पावर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत जैसे देश में। आज के लिए कंज्यूमर स्किंग में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कंज्यूमर स्किंग में। तब तक के लिए